नमस्कार दोस्तों, ये जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये इसको हल्के में मत लेना आप लोग, पहले ही बता दे रहा हूँ। और थोड़ा-सा वीडियो लंबा होने वाला है और इसमें ये मान के चलिए कि अगर ये पूरा वीडियो देखते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसमें आप लोग ये ज़रूर देख रहे होंगे ईएसआईसी सोशल वर्कर एंड सोशल गाइड का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। बट नहीं, ये बहुत ही होलिस्टिक वे में मैं कवर कर रहा हूँ। जो पूछा गया है उसके बियॉन्ड भी चीज़ें मैंने इसमें डिस्क्राइब करी है। तो अगर आप इसको देखते हैं तो जितने भी मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, मेडिकल सोशल वर्कर, हॉस्पिटल सोशल वर्क गाइड और सोशल वर्क से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ में या इससे रिलेटेड और एग्जाम में, वो आपको बहुत कुछ हेल्प करने वाला है। इवन पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी बहुत हेल्प करने वाला है। तो कोशिश करता हूँ अपना बेस्ट। तो देखते हैं, ट्रिपल सी का फुल फॉर्म पूछा था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट एड। तो इसका जो मिला है वो है पहले सी का है चेक, दूसरे का है कॉल एंड तीसरे का है केयर। तो चेक द इमीडिएट इन्वायरमेंट फॉर एनी साइंस ऑफ डेंजर, कोई खतरनाक आसपास चीजें तो नहीं है और उसके मुंह में सॉलो तो नहीं कर लिया और भी चीजें। तो पहले चेक करते हैं उसके आसपास कोई खतरनाक चीज तो नहीं है जो हार्म कर सकती है उसको। उसके बाद में कॉल मतलब एक्टिंग क्विकली टू प्रोवाइड असिस्टेंस इज एब्सोल्युटली वाइटल इन एन इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन। जो मेडिकल प्रोफेशनल आसपास है उनको हम बुलाएंगे। एंड द थर्ड सी इज फर्स्ट एड, उसके बाद में हम केयर करेंगे जैसे भी हो सकता है जो वहाँ पे अवेलेबल है। एंड व्हाट इज सीपीआर? सीपीआर आपने देखा होगा, भी एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक आर्मी पर्सन ने अपने ही फादर की जो है जान उसको सीपीआर देके बचाया जब उनको कार्डियक अरेस्ट आया। तो सीपीआर स्टैंड्स फॉर कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सीपीआर का फुल फॉर्म। तो इट कैन हेल्प सेव अ लाइफ ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट। तो जब दिल की धड़कन रुकने लग जाती है, चाहे ब्लॉकेज की वजह से हो या किसी और वजह से, तो उस टाइम सीपीआर की मदद से उनको बचाया जा सकता है। चेस्ट कंप्रेशन रेट जो है वो 100 से 120 पर मिनट आइडियली माना जाता है। और कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि एक सांस से दो सांस के बीच में, दूसरे सांस के बीच में आपको कितनी बार कंप्रेस करना है, कितनी बार प्रेशर देना है। तो वो लगभग माना जाता है 15। तो ये इसको आप ध्यान से देख लेना, ये क्वेश्चन आया भी था आई थिंक। एंड व्हाट इज रेड क्रॉस सोसाइटी? उसमें एक पूछा गया था कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कौन सी है ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करती है। तो उसमें रेड क्रॉस सोसाइटी भी था। तो रेड क्रॉस सोसाइटी भी उसका आंसर भी होगा जहां तक है। द इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट इज द लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन नेटवर्क इन द वर्ल्ड। Its mission is to alleviate human suffering, protect life and health, and uphold human dignity, especially during armed conflicts and other emergencies। यानी जो आपातकाल का सिचुएशन होता है उसमें ये लोग हेल्प करते हैं। व्हाट इज आईपी इन मेडिकेशन? यानी जो दवाई पे लिखी होती है आईपी, उसके बारे में भी। और एक आईपी होता है इंट्रा पेरिटोनियल इंजेक्शन आर अ वे टू एडमिनिस्टर थेरेप्यूटिक्स एंड ड्रग्स थ्रू अ पेरिटोनियल रूट, यानी बॉडी के कैविटी के थ्रू जो दिया जाता है इंजेक्शन, उसको भी आईपी मेडिकेशन या आईपी इंजेक्शन बोला जाता है। उसके बाद में जो वीनस में लगाया जाता है उसको आईवी बोला जाता है, जो नसों में लगाया जाता है। और जो एनल इंजेक्शन होता है वो एआई होता है। एंड इंट्रामस्कुलर आईएम लिखा रहता है। और जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज आईपी ऑन टेबलेट्स या ऑन मेडिसिन, जो लिखा होता है उसका मीनिंग होता है इंडियन फार्माकोपिया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें इंडियन फार्माकोपिया था, एक इंटरनेशनल था, इंडियन फार्मास्यूटिकल्स था। तो बहुत सारे ऑप्शन थे, बट ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा। द नेफ्रॉन इज द माइन्यूट और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो उसमें ये क्वेश्चन था कि नेफ्रॉन क्या है? तो ये किडनी का एक यूनिट है। इट इज कंपोज्ड ऑफ रेनल कर्पसल एंड रेनल ट्यूबल। तो अब ये भी ध्यान देना है, रेनल के बारे में पूछ लिया, कहते नहीं रेनल फेल्योर, रेनल फेल्योर मतलब किडनी का ही बात किया जाता है, किडनी फेल्योर। तो कभी कभी रेनल भी पूछ लिया जाता है, इतना ध्यान रखना। एक क्वेश्चन था एंजाइटी के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है? तो उसमें अल्प्राजोलम था और एटिनोलोल था। बहुत सारे लोगों ने अल्प्राजोलम ऑप्ट किया होगा, बट अल्प्राजोलम सेडेटिव से बेंजोडाजेपिन्स कैटेगरी में आता है। तो वो दिया तो जाता है, बट वो कॉम्बिनेशन के साथ दिया जाता है बीटा ब्लॉकर के साथ। तो एटिनोलोल जो है वो बीटा ब्लॉकर है। और ये हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को दिया जाता है जिनकी बीपी बढ़ी होती है, बीपी की वजह से एंजाइटी होती है। तो ये जो है एपिनेफ्रिन पे काम करता है, एड्रेनल इफेक्ट्स को कम करता है। उसके बाद में द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स
का पूछा था क्या जो इसके पैमाने हैं वो क्या है, तो बेसिकली 4 इसके इंडिकेटर्स होते हैं। mean years of schooling and education, expected years of schooling and life expectancy at birth and gross national income यानी education income, और एक और ऑप्शन था एक्सपेक्टेड लाइफ। तो ये हो गया। व्हाट डज एनटीईपी, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, तो उसमें पूछा था कि एनटीईपी किसके लिए है, तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए था। व्हाट इज द टारगेट ईयर ऑफ एनटीईपी, तो ये टारगेट ईयर जो है इसका 2025 है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है नेशनल रवि किशन है, और जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा वाले आप लोग जानते होंगे। एंड अबाउट द एनटीपी, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर टीबी एलिमिनेशन वाज लॉन्च टू अचीव द टारगेट ऑफ एंडिंग बाय टीबी 2025, तो 2025 में इसको एलिमिनेट करने का बनाया हुआ है टारगेट। एंड व्हेन वाज आरएनटीसीपी रीनेम्ड एज एनटीपी, पहले इसका आरएनटीसीपी था, अब ये हो गया है एनटीईपी। ये 2020 में इन्होंने चेंज किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च नेशनल टीबी प्रोग्राम इन 1962, 1962 में पहले प्रोग्राम लॉन्च किया था। डॉट्स का जो फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, तो डॉट्स के बारे में पूछा जाता है। एंड पीएमडीटी के बारे में पूछा जाता है, तो प्रोग्रामेटिक मैनेजमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस टीबी टू अचीव द अल्टीमेट गोल ऑफ टीबी मुक्त भारत अभियान, who WHO India is also preparing to implement प्रोजेक्ट गतिमान। गतिमान प्रोजेक्ट भी आएगा, तो ध्यान रखना टीबी के लिए ही है। और फोबियाज के बारे में पूछा गया था कि जो जीनोफोबिया है वो किसके लिए होता है, निक्टोफोबिया किसके लिए होता है, तो हमने सोचा इसमें सारा एक साथ कर देते। एक्रोफोबिया जो होता है हाइट से डर होता है। एगोराफोबिया जो होता है वो ओपन स्पेस से या ऐसे सिचुएशन से डर होता है जो थोड़ा सा जहाँ से जो है आपको ऐसे कह सकते हो बहुत ही अलग सिचुएशन हो, ऐसे कह सकते हो कि स्ट्रेंज सिचुएशन। एगोराफोबिया फियर ऑफ ओपन, सॉरी, अरेक्नोफोबिया फियर ऑफ स्पाइडर्स, जो ये स्पाइडर्स मतलब जो जाल बनाते हैं वो वाले स्पाइडर्स, तो उनसे डर। एंड एस्ट्राफोबिया फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। आटोफोबिया फियर ऑफ बीइंग अलोन और ऑन सेल्फ, अकेले से डर लगना। क्लास्ट्रोफोबिया फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस। साइनोफोबिया फियर ऑफ डॉग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया गया है साइनोफोबिया। एंड एंटोमोफोबिया फियर ऑफ इंसेक्ट्स, इन कीड़ों से डर। ग्लासोफोबिया फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। हीमोफोबिया फियर ऑफ ब्लड, जहां हीमो लग जाएगा हीमोग्लोबिन से आप समझ लेना वो ब्लड का है। निक्टो मतलब फियर ऑफ डार्क, ये पूछा गया था अंधेरे से भय को क्या कहते हैं, तो निक्टोफोबिया। ओफिडियोफोबिया फियर ऑफ स्नैक्स। पेंथोफोबिया, पेंथोफोबिया फियर ऑफ सफरिंग एंड डिजीज। ये बहुत ज़्यादा जिस जो साइकियाट्री के टर्म में कह सकते हो कि हाइपोकॉन्ड्रियोसिस भी कहा जाता है, बट ये हाइपोकॉन्ड्रियोसिस से थोड़ा सा डिफरेंट है। पैंथोफोबिया मतलब हमको कुछ हो ना जाए। देखा होगा आप लोगों ने बहुत ज़्यादा, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मास्क और सैनिटाइजर लेके चलते हैं, लोगों से टच होने से बचते हैं, बहुत सारी चीज़ों का उनको बहुत डर रहता है कि कोई रोग ना हो जाए, तो वो पैंथोफोबिया के शिकार है। सोशल फोबिया यानी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं, फियर ऑफ सोशल सिचुएशन स्क्रूटिनी। थैनेटोफोबिया यानी फियर ऑफ डेथ। थैनोस जहाँ पे आ जाएगा डेथ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ट्राइपोफोबिया फियर ऑफ इरेगुलर पैटर्न्स और क्लस्टर ऑफ स्मॉल होल्स बम्स। एंड जीनोफोबिया फियर ऑफ डिसलाइक्स फॉर पीपल फ्रॉम द अदर कंट्रीज और कल्चर्स, तो ये स्ट्रेंजर से भी कहते हैं जब डर को, तो ये इतना याद कर लो। जूफोबिया से जानवर से डर। उसके बाद में एक था ऑक्यूपेशनल डिजीज, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया, कई लोगों ने मेरे पास मैसेज किया कि सर ये क्या क्वेश्चन होता है ऑक्यूपेशनल डिजीज। देखो व्यावसायिक रोग मतलब कि जो वर्क प्लेस के सिचुएशन के वजह से, वर्क प्लेस की वजह से जो रोग होता है उसको ऑक्यूपेशनल डिजीज बोलते हैं। जैसे कोयले की खान में हो तो जो वहां से आप लोगों ने देखा होगा पीएम पार्टिकुलेट मैटर की बात चलती है ना कि यहाँ का पीएम हाई है, यानी एयर में कितने ज्यादा ठोस पदार्थ हैं, ठोस पदार्थ के कण हैं, तो उसको इनहेल करने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, सांस से रिलेटेड क्या क्या जो है बीमारी हो सकती है, उसको ऑक्यूपेशनल डिजीज बोलते हैं। तो आपने देखा होगा उसमें एस्बेस्टोसिस था, तो एस्बेस्टोसिस तो होगा ही, सिलिकोसिस भी था, मीसोथेलियोमा था, बायोसिनोसिस था, मतलब ये इनमें से कोई ऑप्शन थे, जो नहीं था वो हो जाएगा। ऑक्यूपेशनल हियरिंग लॉस, वर्क रिलेटेड अस्थमा, ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस, ऑक्यूपेशनल कैंसर्स, लेड पॉइजनिंग, मर्करी पॉइजनिंग, कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस यानी ब्लैक लंग डिजीज उसको बोलते हैं, रेडिएशन सिकनेस, वाइब्रेशन वाइट फिंगर,
तो इतने बीमारियां होती हैं जिसको हम ऑक्यूपेशनल डिजीज बोलते हैं, बट उसमें था एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस। तो ये दोनों तो नहीं होगा। उसमें पूछा था कि व्हाट इज नॉट ऑक्यूपेशनल डिजीज, तो एस्बेस्टोसिस और सिलिकोसिस उसमें दिया हुआ था, और बाइसिनोसिस भी था। एक जो नहीं था वही होगा, मतलब एक और जो था वो नहीं होगा, मतलब उसी वही आंसर होगा उसका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक पूछा गया था कि ब्लड में जो इन्फेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, तो सेप्टिशेमिया बोलते हैं और सेप्सिस बोलते हैं। उसमें और भी था एनीमिया, हीमोफीलिया। तो वो इन्फेक्शन नहीं है, वो एक कंडीशन है जिसमें ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होता है। एनीमिया रक्त की कमी होती है, हीमोफीलिया रक्त का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो वो सब चीजें अलग थी। ये सेप्टिसीमिया और सेप्सिस जो है ये ब्लड का एक हिसाब से कह सकते हो इन्फेक्शन भी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और ये एक कंडीशन होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा सीवियर सिचुएशन आ जाती है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है क्योंकि ब्लड इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो ये कंडीशन है ब्लड इन्फेक्शन का। व्हाट इज सेक्स रेशियो इन इंडिया इन 2023? तो अभी तो सेक्स रेशियो बहुत अच्छा हो गया, 1020 फीमेल्स 1000 मेल्स पे हो गया, यानी महिलाओं की संख्या बढ़ गई है। और आपको बता दें कि क्वेश्चन ये था कि जो सेक्स रेशियो है वो कितने पुरुषों पे महिलाओं को मापा जाता है या महिलाओं पे पुरुषों को मापा जाता है। तो अभी तक जो मापा जाता रहा है, पुरुषों 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है। उसके बाद में एक क्वेश्चन था मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो को लेके, कि मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो जो है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो है वो कितने पे मापा जाता है। बहुत सारे लोगों ने 1000 लगा दिया। भाई 1000 भी नहीं होता है, 10,000 भी नहीं होता। खुद सोचो कि जो मातृत्व मृत्यु है वो कितना है, आपके आस पड़ोस में कितना होता है। क्या इतना कॉमन तो नहीं है ना, बहुत रेयर होता है। पहले होता था कॉमन, अब जो है 1,00,000 पे 97 मातृत्व मृत्यु होता है। और इसको भी प्रिवेंट करने के लिए बिलो 30 लाने के लिए गवर्नमेंट बहुत प्रयासरत है। यानी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का भी एक क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या था, कि कुछ था ऐसे क्वेश्चन कि किसको प्रमोट किया जा रहा है, किस लिए प्रमोट किया जा रहा है। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रमोट किया जा रहा है, जिससे घर में जो है ऐसे जो दाई टाइप की होती हैं या जो बूढ़ी अम्मा टाइप की होती है डिलीवरी कराती हैं, तो उसमें डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराने के लिए प्रमोट किया जा रहा है तरह तरह के अभियान के द्वारा। तो उसी 1,00,000 पे जितनी 1,00,000 लाइव बर्थ, यानी 1,00,000 जीवित बच्चों पे मात्र मृत्यु, यानी माँ का मृत्यु जो है वही है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो या रेट। एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो इंडिया में है, अब इसी पे जीवित बच्चों की संख्या की बात करते हैं, डेथ की बात करते हैं, तो 28.77 है कि ये 1000 जीवित बच्चों पे ये रेशियो है, यानी ये रेट है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये हो जाता है। अब ये बात कर लेते हैं, ये भी कंफ्यूजन आपको होता है कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। तो इन्फेंट का एज एंटीनेटल, नियोनेटल, पोस्टनेटल, ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डाला हुआ था। तो एंटीनेटल बिफोर बर्थ, जो प्रेगनेंसी कंसीव हो चुका है उसके, मतलब ऐसा समझ लो, एंटीनेटल बोलते हैं गर्भ में बच्चे को जब पल रहा होता है। तो एज रेंज होता है कंसेप्शन टू ऑनसेट ऑफ लेबर, जब तक लेबर पेन नहीं होना स्टार्ट होता है, यानी प्रेगनेंसी नहीं होती है, तब तक उसको एंटीनेटल बोलते हैं। नियोनेटल यानी आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ और बिफोर 28 डेज, 28 दिन तक जो एज होता है उसको नियोनेटल बोलते हैं। और यही क्वेश्चन था कि व्हाट इज नियोनेटल। तो द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बाय नियोनेटल। उसके बाद में इसी में फिर अर्ली और लेट नियोनेटल भी बोलते हैं। तो पहले 7 दिन को अर्ली नियोनेटल बोलते हैं, और लास्ट के जो 14 दिन बचते हैं या 21 दिन बचते हैं उसको लेट नियोनेटल बोलते हैं। पोस्ट नेटल होता है आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ। और इसका जो एज रेंज होता है बियॉन्ड द नियोनेटल पीरियड एनकम्पासिंग इन्फेंसी, इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड तक इन्फेंसी तक पहुंचने के लिए उसको पोस्टनेटल बोल देते हैं। इन्फेंसी मतलब 1 साल मान के चलो। इन्फेंसी द अर्ली एज स्टेज ऑफ चाइल्डहुड, यानी एज रेंज क्या हो जाएगा, फ्रॉम बर्थ 1 ईयर सब डिवाइडेड इनटू न्यू बॉर्न, बर्थ 1 मंथ, ये तो अलग चीज है, मतलब 1 साल के बाद को ही हम इन्फेंसी बोलेंगे। चाइल्डहुड का स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फॉलोइंग इन्फेंसी। और उसके बाद में एक क्वेश्चन था कि प्रेगनेंसी को कितने दिन में रजिस्टर कराना होता है। तो विद इन 12 वीक्स में रजिस्टर कराना होता है। 12 वीक्स मतलब 3 मंथ का प्रेगनेंसी के पहले ही। व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, जो अभी हमने बताया कि अस्पताल में लाकर डिलीवरी कराने को
जहाँ पे सारी सुविधाएँ अवेलेबल हों, एएनएम हो, जीएनएम हो या हेल्थ एक्सपर्ट्स हों, उसको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बोलेंगे। चाहे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कराओ, चाहे पीएचसी, सीएचसी में कराओ, ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में आएगा। आई थिंक पीएचसी कम से कम होना चाहिए जहाँ पे एडमिट करने की सुविधा हो। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे एडमिट करने की सुविधा नहीं होती है। अभी वो भी आगे क्लियर करेंगे। जर्मिनल स्टेज क्या होता है? टाइम फ्रेम फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, यूनियन ऑफ स्टम एंड एग टू द एंड ऑफ द सेकेंड वीक, मतलब जब बच्चे मतलब जब कंसीव होता है तो कंसीव होने के 2 वीक तक के टाइम पीरियड को जर्मिनल स्टेज कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आई थिंक एम्स बिलासपुर वाले में। फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, सेल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू द यूट्रेन लाइनिन। अब देखो ये सब क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं, एम्स वाले या और भी। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सोशल वर्क का नहीं है, सब सोशल वर्क वालों को पता होना चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर किसको बोलते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले से लेके 12 वीक तक, मतलब 3 महीना, पहला 3 महीना फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दूसरा ट्राइमेस्टर, फिर तीसरा 3 महीना, ऐसे करके 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर ये देखो 13 से 26 वीक, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर 27 से 40 वीक, यानी डिलीवरी के टाइम तक का। तो ये 3 ट्राइमेस्टर में दवाई भी कड़ाई भी, ये कोविड-19 का स्लोगन था उस टाइम जब मोदी जी ने जो है मन की बात में ये बात बोली थी, दवाई भी कड़ाई भी, ये कोविड-19 के लिए बोला था। डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो इन द कंट्रीज नाउ, वन, एक डॉक्टर पे 834 पेशेंट है या पॉपुलेशन है, ऐसा अभी हाल फिलहाल के उसमें बताया गया। बट जो हमने देखा है उसमें विजन आईएएस के नोट्स में, सोशल इश्यूज में, उसमें एक डॉक्टर पे 1456 पेशेंट दिखाए गए हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इतना ज्यादा कैसे इम्प्रूव कर गया? अब या तो कुछ गड़बड़ है समझने में मेरे, या कुछ और भी। और डब्ल्यूएचओ का जो स्टैंडर्ड है वो 1/1000, यानी 1 डॉक्टर आउट ऑफ 1000 पेशेंट। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का क्या रोल है या उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो डेवलपमेंट एंड पर्पस क्या है? हेल्थ एंड वेलनेस आर पार्ट ऑफ द आयुष्मान भारत इनिशिएटिव इन इंडिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा। आयुष्मान भारत जो इनिशिएटिव है उसका ये पार्ट है। द गोल इज टू ट्रांसफॉर्म the existing sub-centers into health and wellness centers, focusing on comprehensive primary health care services and wellness। तो प्राइमरी हेल्थ केयर वेलनेस, प्राइमरी हेल्थ केयर पे ही फोकस है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। पॉपुलेशन कितना कवर करता है? तो जनरली intended to cover a population of around 5000 in rural areas and 10,000 in hilly areas, tribal and difficulty to reach areas में जो है 10,000 और प्लेन एरियाज में 5000, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये इतना हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्वेश्चन आएगा। एंड पीएचसी का ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो पीएचसी टिपिकली कवर अ पॉपुलेशन ऑफ 20,000 टू 30,000। तो उसमें आई थिंक ऑप्शन था 30,000 था, 20 नहीं था। तो 20 या 30 जो भी लगाया वो सही होगा। प्लेन से इन प्लेन एरिया एंड 1000 10,000 टू 20,000 एरिया, हिली एरिया। तो हिली एरिया में थोड़ा कम हो जाता है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर प्रोवाइड मोर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सर्विसेज देन पीएचसी। पीएचसी से थोड़ा सा बढ़ के होता है सीएचसी। दे आर सर्व एज रेफरल सेंटर फॉर पीएचसी। पीएचसी से जो रेफर होकर आता है वो सीएचसी में आता है। पॉपुलेशन कितना? 80,000 से 1,20,000 तक की पॉपुलेशन को कवर करता है सीएचसी। उसके बाद में रिगार्डिंग कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, एएनएम के बारे में पूछा गया था। तो एएनएम कितने पॉपुलेशन को कवर करती है? लगभग 1000। आई थिंक एएनएम का पॉपुलेशन नहीं पूछा गया था। एएनएम को ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ बोलते हैं। ये कम्युनिटी में जाके हेल्थ केयर की सर्विस प्रोवाइड करती है। आशा को एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट बोलते हैं। ये भी 1000 से 2000 पॉपुलेशन पे इनका रिक्रूटमेंट होता है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक मुझे लगता है डिलीट हो गया। फिर भी ये बात कर लेते हैं जो 2-3 और क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आया था कि न्यूजीलैंड का कौन सा क्रिकेटर है, सॉरी सचिन रविंद्र कहाँ का है? तो वो न्यूजीलैंड का क्रिकेटर था। एक दो क्वेश्चन और ऐसे थे। और अब मुझे लगता है आपको इससे काफ़ी कुछ समझ में आएगा। जिसको कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है। बहुत सारे लोग मुझसे मांग रहे थे एम्स की और सबकी, तो वो हम नहीं दे सकते। जस्ट कुछ ऐसी प्रोटोकॉल्स हैं जिसका वो इन्फ्रिजमेंट हो सकता है। तो प्लीज़ उसके लिए आप लोग फोर्स मत कीजिए। और बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को अब मैं
कोशिश करूँगा आगे हेल्थ एंड ये एम्स का सीआरई वाला एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद में वेलफेयर ऑफ़िसर के लिए, जो भी होगा उसके पहले अगर कुछ टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर आप लोगों को कुछ ना कुछ मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो जिसको पढ़ना है सीआरई के लिए, एम्स के लिए, वो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके लिए, या उत्तराखंड का मेडिकल सोशल वर्क का जो आया था उसका भी एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो ज़रूर पढ़िए इसको, पेन और कॉपी लेके बैठिए, नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा, बहुत टफ क्वेश्चन आजकल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।